प्रिय विद्यार्थियों, 2020-21 के इस नव सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम रीतिकाल का प्रवर्तन और काव्यधाराएं इस विषय पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर चंदोचन त्रिपाठी, सहाचार्य एवं प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड, बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन कविता के इस साहित्य इतिहास संबंधी विषय पर चर्चा आगे बढ़ाते हुए रीतिकाल के प्रवर्तन पर विचार करना आवश्यक होगा। रीतिकाल के प्रवर्तन के संदर्भ में ये प्रश्न काफ़ी विवादास्पद रहा है कि इसका प्रवर्तक किसे माना जाए। प्रवर्तक का अर्थ है किसी नई परंपरा या प्रवृत्ति की नींव डालने वाला। जो किसी विशेष प्रवृत्ति को चलाए, आगे बढ़ाए, वो प्रवर्तक होता है। इसके साथ उस व्यक्ति का अर्थात प्रवर्तक का प्रतिभाशाली होना, गरिमा में दृष्टि से परिपूर्ण होना और दूसरों को स्वयं द्वारा प्रवृत्त मार्ग पर चलाने की क्षमता से युक्त होना अनिवार्य है। यहाँ रीतिकाल के संदर्भ में कुछ आचार्य केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं, तो कुछ आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी को ये गौरव देना चाहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का मत है ये समय विभाग के अनुसार केशव भक्तिकाल में पढ़ते हैं और गोस्वामी तुलसीदास आदि के समकालीन होने तथा रामचंद्रिका आदि ग्रंथ लिखने के कारण वे केवल रीतिवादी नहीं कहे जा सकते हैं, परंतु उन पर पिछले काल के संस्कृत साहित्य का इतना प्रभाव पड़ा था कि अपने काल की हिंदी काव्यधारा से पृथक होकर वे चमत्कारवादी कवि हो गए हैं और हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा के आचार्य कहलाए। इससे कुछ लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि केशव को श्याम सुंदर दास जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, किंतु ये निष्कर्ष निकालना सर्वथा उचित नहीं है, क्योंकि केशव के पूर्व भी कृपाराम की हित तरंगिणी और कवि कर्णेश के कर्णाभरण जैसे कई रीति ग्रंथ लिखे गए। हाँ, ये जरूर है कि इन ग्रंथों में काव्यशास्त्र का गंभीर व सांगोपांग विवेचन नहीं हुआ है। पहले इस पद्धति पर रचना करने वालों में केशव का ही नाम जाता है। रामचंद्रिका तक में यही प्रवृत्ति देखी जा सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि केशवदास ने काव्य के सभी अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया है। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक विवेचन और समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया। यह मानकर भी शुक्ल जी आचार्य केशव को रीति ग्रंथों के प्रवर्तन का श्रेय देने में हिचकते हैं। वे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंड परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला और वो भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। ये परंपरा केशव को दिखाए हुए पुराने आचार्यों भामह, उद्भट आदि द्वारा के बताए हुए मार्ग पर न चलकर परवर्ती आचार्यों अर्थात आनंद वर्धन, मम्मट, विश्वनाथ के परिष्कृत मार्ग पर चली। हिंदी के रीति ग्रंथों की ये अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। आचार्य शुक्ल का ये मत प्रायः मान्य रहा है। हाँ, कतिपय विद्वान ऐसे हैं जो केशव को बहुमुखी प्रतिभा का धनी मानकर ये प्रमाणित करते हैं कि आचार्य केशव केवल रीति परंपरा के ही प्रवर्तक नहीं ठहरते, अपितु रीतिकालीन साहित्य में उपलब्ध होने वाली अन्य प्रमुख प्रवृत्तियों के भी प्रवर्तक सिद्ध होते हैं। इस प्रकार हम निसंकोच भाव से कह सकते हैं कि रीति परंपरा को प्रवर्तित और प्रतिष्ठित करने का श्रेय आचार्य केशव को ही है।
अब हम इस विषय के द्वितीय भाग यानी रीतिकाल में जो विविध काव्यधाराएं हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। सामान्यतया रीतिकाल में 3 काव्यधाराएं परिगणित की जाती हैं, यानी अर्थात 3 प्रकार के कवि समानांतर रूप से रीतिकाल के अंतर्गत काव्य रचना कर रहे हैं। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध शब्द के विषय में कुछ मतभेद हैं। आचार्य विश्वनाथ मिश्र के अनुसार रीतिबद्ध रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है, परंतु डॉक्टर नगेंद्र इस प्रकार की रचनाओं को रीतिबद्ध कहने के पक्ष में नहीं है। उनकी दृष्टि में रीतिबद्ध कवि वे हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की है। सामान्यतः रीतिबद्ध कवि वे कहलाए जिन्होंने सरस उदाहरणों के साथ रीति ग्रंथों की रचना की, और आचार्य एवं कवि दोनों कहलाए। सामान्यतः इस रीतिबद्ध काव्यधारा में आचार्य केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, बृंद, सेनापति आदि कवियों को सम्मिलित किया गया है। अब दूसरी काव्यधारा रीतिसिद्ध काव्य लक्षणों, उदाहरणों अर्थात काव्यांगों की गंभीर समझ के बाद जो रचनाकार काव्यांगों के लक्षण, उदाहरण देने के बजाय सरस काव्य रचना में निपुण रहे हैं, उन्हें रीतिसिद्ध कवि तथा उनकी रचनाओं को रीतिसिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत रखा गया है। उदाहरण के तौर पर कविवर बिहारी अकेले रीतिसिद्ध कवियों में परिगणित किए गए हैं। रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण काव्यधारा रीतिमुक्त काव्यधारा रही है। इस धारा के कवि रीति से कहीं न कहीं जुड़े तो थे, परंतु चमत्कारपूर्ण अभिव्यक्ति की जगह गहरी स्वच्छंद अनुभूति, दरबारी रुचियों की जगह लोक रुचियों और संयोग श्रृंगार की जगह वियोग श्रृंगार के प्रेम की पीर के मार्ग पर चलने के कारण वे रीतिमुक्त कवि कहलाए। ऐसे कवि प्रेम की पीड़ा और सामाजिक दंश को सहन करते हुए काव्य रचना में प्रवृत्त हुए थे। अकारण नहीं कि आचार्य शुक्ल ने घनानंद जैसे रीतमुक्त कवि को प्रेम मार्ग का प्रवीण और धीर पथिक कहा है। इस धारा में कविवर घनानंद के अतिरिक्त बोधा, आलम, ठाकुर और द्विजदेव प्रमुख हैं। अब हम अंततः निष्कर्ष रीतिकालीन कविता की विविध धाराओं और उसके प्रवर्तन आदि को समझते हुए अंततः निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। उपयुक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि रीतिकाल में सर्वांग निरूपण तथा विशिष्टांग निरूपण आदि करने वाले कवियों के कई वर्ग दिखाई देते हैं, किंतु मुख्यतः रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त कवियों की काव्यधाराएं ही अपने अपने विशिष्ट रूप में सक्रिय रही हैं। अंततः हम कह सकते हैं कि आज का यह अध्ययन अनुशीलन रीतिकाल के स्वरूप को समझने में यदि आपके लिए सहायक सिद्ध होगा तो ये हमारे लिए भी बहुत तोषप्रद रहेगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।